Hello, my dear students. Welcome. Today we will start new chapter, current electricity. तो गाइज हमने चैप्टर 1 और 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिस्कशन कर लिया है. इसमें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर रहे हैं, उसका भी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. चैप्टर 1 और 2 में हमने डिस्कशन किया है कि अगर हमारे पास कोई चार्ज है, ये Q, ये चार्ज स्टेडी कंडीशन में V = 0, तो इस चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. ओके, वेक्टर E. और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं Q0, तो उस Q0 पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट होता है F = EQ. ये हमने पढ़ा है. इट मीन्स अगर चार्ज स्टेडी कंडीशन में है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है. इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनता है. क्लियर? दो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी का हमने डिस्कशन किया है. इस चैप्टर में हमको डिस्कशन करना है कि अगर हमारे पास कोई चार्ज है और इस चार्ज को मोशन करवाना है, ए पॉइंट पर ये चार्ज रखा है, मोशन करके ये चार्ज बी पॉइंट पर आ जाता है, तो जब चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मोशन करता है किसी कंडक्टर के अंदर, हमारे पास अगर कोई कंडक्टर है, ये वायर, और इसमें एक ये चार्ज है Q, इसको मोशन करवा के इस कंडक्टर के इस क्रॉस सेक्शन एरिया तक ले जाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा. जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस बैटरी के कारण, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस चार्ज पर फोर्स लगेगा F = EQ, और ये चार्ज इस कंडक्टर के अंदर मोशन करने लगेगा. जब चार्ज इस कंडक्टर के अंदर मोशन करेगा तो हम ऐसा कहेंगे कि करंट फ्लो हो रहा है. करंट फ्लो हो रहा है. कंडक्टर में चार्ज तो हैं, अगर हमने बैटरी कनेक्ट नहीं की तो इन सब चार्जेस का रैंडमली मोशन होता है और रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है. अब कंडक्टर के अंदर चार्जेस हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, हम डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में. तो जब किसी कंडक्टर में चार्ज फ्लो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट. करंट फ्लो हो रहा है, हम ऐसा उसको कह सकते हैं. अब आप बोलोगे सर चार्ज को फ्लो करवाना क्यों ज़रूरी है? चार्ज को फ्लो करवाने से एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है. अगर एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जानी तो हमको क्या करना पड़ेगा? फ्लो करवाना पड़ेगा. चार्ज को फ्लो करवाना पड़ेगा पर यूनिट टाइम में. Q/T हमने पढ़ा है, उसको बोलते हैं करंट. ओके, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज़ हमारे पास एक टैंक है, ये इस टैंक में वाटर भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है. टैंक का हाइट है h. इसका मतलब इसके अंदर जो पानी भरा उसके पास एनर्जी है. कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी. U = mgh. क्लियर? ऊपर से प्रेशर लग रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास में जा रहे हैं, तो उसके पास एनर्जी कौन सी है? mgh, पोटेंशियल एनर्जी है. अब यहाँ से मैं एक गैप ओपन कर दूँ यहाँ पर, तो क्या होगा? यहाँ से पानी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा. हाइट कम हो जाएगी, इसका मतलब जब h कम हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, डिक्रीज होगी, और वाटर फ्लो करने लगेगा. इसका मतलब उसका वेलोसिटी आ जाएगा. तो जब ये वाटर फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. और ये जो वाटर जो फ्लो हो रहा है उस वाटर को हम क्या बोलते हैं? वाटर करंट, पानी की धारा. तो वाटर करंट बोलते हैं हम उसको. तो वाटर करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी mgh कन्वर्ट हो रही है ½ mv² में. जैसे जैसे हाइट कम होती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी. चलो अब हम क्या करते हैं, आगे एक टरबाइन लगा देते हैं. यहाँ पर ये टरबाइन लगा दिया. जब हमने आगे एक टरबाइन लगा दिया और सपोज़ यहाँ पर हमने एक फ्लोर मिल रखा है, गेहूँ पीसने का चक्की बना रखा है, उसको यहाँ से कनेक्शन किया है, तो जैसे ही ये वाटर इस टरबाइन के ऊपर से पास होगा तो ये टरबाइन घूमने लगेगा, और टरबाइन घूमने लगेगा तो ये आटा चक्की जो है ये घूमने लगेगी यहाँ पर, और
गेहूं जो है वो पिसने लग जाएगा। इसका मतलब ये यहाँ मैं बता रहा हूँ कि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी और काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो उसी टाइप से जैसे वाटर फ्लो हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर करंट बोलते हैं। और अगर चार्ज फ्लो होता है किसी कंडक्टर के अंदर तो हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट हम यहाँ पर बोलते हैं। ओके गाइज, तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन था, हम आगे डिस्कशन करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो देखिए हमारे पास एक क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला एक कंडक्टर है, इसके अंदर चार्ज है Q। इस चार्ज Q को A से हमको B पर ले जाना है, तो बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस चार्ज पर फोर्स लगेगा और ये चार्ज क्या करेगा, मोशन करने लग जाएगा। क्लियर। अब जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, आगे हम और डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट इट मीन्स फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है और इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। इसका मतलब जो करंट फ्लो हो रहा है वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो से होता है। क्लियर। तो किसी कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं तो उस कंडक्टर में करंट फ्लो होता है। इट मीन्स चार्ज फ्लो होते हैं, चार्ज चल रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, करंट फ्लो हो रहा है उस कंडक्टर के अंदर। ओके गाइज, तो हम देखते हैं इफ नेट अमाउंट ऑफ चार्ज Q इज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। हम क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करते हैं, ये क्रॉस सेक्शन एरिया में से ही कंसीडर करते हैं। अगर हमने इस क्रॉस सेक्शन एरिया का डिस्कशन किया तो पूरे कंडक्टर का डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि कंडक्टर की लेंथ बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा अगर वायर हमारे पास है तो पूरा वायर का हम डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम क्रॉस सेक्शनल एरिया में से जितना चार्ज फ्लो होता है उसी चार्ज को कंसिडर यहाँ पर करते हैं। ऑफ द कंडक्टर इन टाइम t, देन फॉर अ स्टेडी फ्लो ऑफ चार्ज। स्टेडी फ्लो का मतलब क्या होता है कि सपोज इस कंडक्टर में चार्ज 10 कूलम है और उसको फ्लो होने में 5 सेकेंड लग रहा है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/T। इट मीन्स 10/5 तो हो जाएगा 2 कूलम पर सेकेंड। एक सेकेंड में 2 कूलम चार्ज फ्लो हो रहे हैं, दूसरे सेकेंड में 4 कूलम चार्ज फ्लो हो रहे हैं, नेक्स्ट सेकेंड में 6 कूलम चार्ज फ्लो हो रहे हैं। इसका मतलब वो स्टेडी फ्लो ऑफ चार्ज होगा। तो फॉर्मूला हमारे पास है I इज इक्वल टू Q/T। स्टेडी करंट के लिए फॉर्मूला यूज करना है, इज डिफाइंड एज the current flowing through that cross sectional area. Okay, and another definition, the amount of charge flowing per unit time across any cross section of a conductor held perpendicular to the direction of flow of the charge is called electric current. It means किसी क्रॉस सेक्शन एरिया में से क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर, याद रखना है क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर चार्ज का फ्लो होना चाहिए। क्रॉस सेक्शन एरिया है और उसके परपेंडिकुलर चार्ज फ्लो होने चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलेंगे, आई बोलेंगे, उस क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर। याद रखना है कभी भी चार्ज ऐसे क्रॉस में फ्लो नहीं होंगे। अगर क्रॉस में फ्लो हो रहा है तो हमको उसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर होगा। तो किसी क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर पर सेकेंड में फ्लो होने वाले चार्ज को हम बोलते हैं करंट। ओके, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कूलम्ब अपॉन सेकेंड। आई इज इक्वल टू Q/T है, तो Q का यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम्ब हो जाएगा, और टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ओके, और दूसरा ऐसा यूनिट हम जानते हैं एम्पियर होता है उसका यूनिट। आई इज इक्वल टू Q/T, इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम। ओके, अब ऐसी कंडीशन है कि सपोज Q इज इक्वल टू 1 कूलम है एंड टाइम इट इज इक्वल टू 1 सेकेंड है। इट मीन्स किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से 1 सेकेंड में 1 कूलम अगर करंट फ्लो होता, 1 कूलम अगर चार्ज फ्लो होते हैं तो वो करंट कितना होगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। क्लियर, Q 1 कूलम, T 1 सेकेंड, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर हो जाएगा। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन हम देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज crosses any cross section of the conductor perpendicular, ये बताना बहुत जरूरी, perpendicular to the direction of the current in 1 second, then the current through that
क्रॉस सेक्शन इज सेड टू बी 1 एम्पियर। इट मीन्स किसी क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर पर सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है तो वो करंट होता है 1 एम्पियर कहलाएगा। उस करंट को हम क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर हम उसको बोलते हैं। करंट की स्मॉल यूनिट होती है 1 मिली एम्पियर। 1 मिली इट मीन्स 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो इट मीन्स 10⁻6 एम्पियर। ओके, जनरल लाइफ में, डोमेस्टिक लाइफ में हम यहाँ पर डोमेस्टिक अप्लाइंसिस जो होते हैं उसमें करंट का जो यूज़ होता है 1 एम्पियर 2 एम्पियर के फॉर्म में होता है। करंट कैरी बाय द लाइटनिंग, जब बिजली की चमक होती है तो उसमें जो करंट होता है वो 10⁻4 एम्पियर होता है, बहुत ज़्यादा है। ओके, एंड करंट इन द आवर नर्वस सिस्टम, हमारी बॉडी के अंदर जो नर्व सिस्टम होते हैं उसमें जो करंट फ्लो होता है वो बहुत कम 1 माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर में होता है। ओके, चलिए अब आगे यहाँ पर देखिए 2 फिगर बताए हुए हैं। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट जो चार्जेस जो हैं कंडक्टर के अंदर किसी फोर्स से फ्लो होंगे और वो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से जनरेट होगा। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। इसका मतलब करंट फ्लो होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन से हैं? पॉजिटिव चार्ज रेस्पॉन्सिबल है, ध्यान रखना है। हम अभी तक सोच रहे थे कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसको हम करंट बोलते, नहीं, करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज जा रहे हैं और उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन और करंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, भी डिस्कशन करने वाले। तो कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। ये पॉजिटिव मतलब यहाँ पर अगर मैंने बैटरी कनेक्ट कर ली, देखिए प्लस और माइनस, तो हम बोलते हैं ना पॉजिटिव से करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा अभी लिख रहे थे आई यहाँ पर। ओके, पॉजिटिव से करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है ये, और करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव है और बैटरी का पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होगा, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलने लग जाएंगे। तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। सेकेंड फिगर में देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है प्लस से माइनस की तरफ, और इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं कंडक्टर के अंदर। क्लियर? ये इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन बताया है। ओके गाइस, गोइंग फर्दर, अगर चार्ज का फ्लो स्टेडी ना हो तो क्या होगा? इफ़ फ्लो ऑफ चार्ज इज़ नॉट स्टेडी, मतलब किसी कंडक्टर में अगर चार्ज फ्लो हो रहे हैं वो स्टेडी नहीं है। अभी मैंने आपको बताया स्टेडी का मतलब Q इज इक्वल टू 10 कूलम, T इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ये फिक्स हो गया कि हर 2 सेकेंड में 10 कूलम चार्ज फ्लो होंगे, किस में? कंडक्टर में। तो इसका मतलब वो करंट होगा, वो करंट कैसा होगा? स्टेडी हो जाएगा। I इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 5 कूलम पर सेकेंड मिल गया, ये उसका आंसर मिल गया। हमेशा ऐसा ही रहेगा, अगर Q की जगह 20 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 सेकेंड हो जाएगा। क्लियर? तो 5 कूलम पर सेकेंड होगा, उसको स्टेडी बोलते हैं। अगर चार्ज का वैल्यू स्टेडी ना हो तो क्या होगा? देखिए यहाँ कंडक्टर बताया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, यहाँ पर ये चार्ज यहाँ पर है, ए पॉइंट पर चार्ज Q है, टाइम T है। कुछ टाइम के बाद में चार्ज Q से Q प्लस डेल्टा Q हो जाता है डेल्टा T टाइम में। डेल्टा T का मतलब स्मॉलेस्ट टाइम ले रहे हैं हम यहाँ पर, तो डेल्टा T टाइम में चार्ज का वैल्यू डेल्टा Q हो जाता है, इतना चेंज हो गया है। तब करंट जो निकलेगा वो कौन सा होगा? एवरेज इलेक्ट्रिक करंट निकालेंगे हम, क्योंकि चार्ज का वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता जा रहा है कंडक्टर के अंदर। तो एवरेज इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा T। क्लियर? और एवरेज का साइन हो जाएगा ये I इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा T। ओके, तो उसको हम इंस्टेंटेनियस करंट में चेंज करेंगे। I इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा T टेंस टू जीरो, डेल्टा T टेंस टू जीरो, इट मीन्स डेल्टा T शुड बी नियर टू ज़ीरो बट नॉट ज़ीरो। मतलब इतने स्मॉलेस्ट टाइम में चार्ज में जो चेंज होगा वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा T, तो उसकी जगह क्या हो जाएगा? DQ बाई DT। तो देखिए अब करंट का फॉर्मूला भी हमको इंस्टेंटेनियस फॉर्म में मिल गया है, जैसे वेलोसिटी का मिला था V इज इक्वल टू DX बाई DT मिला था, एसिलरेशन का A इज इक्वल टू DV बाई DT मिला था हमको यहाँ पर। क्लियर? उसी टाइप से करंट का जो फॉर्मूला है I इज इक्वल टू DQ बाई DT मिल गया है। ओके गाइज, तो देखिए अब Q का वैल्यू हमको ऐसा दिया होगा QT 2T स्क्वायर प्लस 3T प्लस 1 कूलम। इसका मतलब चार्ज टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो 2 सेकेंड पर, फिक्स 2 सेकेंड पर कितना करंट फ्लो होगा। क्लियर?
तो क्यू का वैल्यू दिया है, डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे इसका क्यू का, आई इज इक्वल टू डी बाई डी टी, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2t² का हो जाएगा 4t प्लस 3t का हो जाएगा 3 एम्पियर में आ गया। ये करंट का बन गया इक्वेशन। ओके, टी की जगह यहाँ हम 2 रख देते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा 8 प्लस 3 11 एम्पियर। इसका मतलब ये देखिए इस टाइप से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइस, तो करंट का वैल्यू हमारे पास मिल गया है, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी हो जाएगा। दोनों साइड में इंटीग्रेशन का साइन लगा लेते हैं, तो ये हो गया क्यू, डी क्यू का हो गया क्यू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। तो देखिए चार्ज का एक नया फॉर्मूला हमको मिल गया है यहाँ पर। चार्ज का फॉर्मूला क्यू इज इक्वल टू आई टी, क्यू इज इक्वल टू एन ई हमने देखा है, क्लियर, एंड क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। देखिए ध्यान देना अब यहाँ पर करंट का वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, क्लियर। ओके, और चार्ज की इक्वेशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। तो हमको आई की इक्वेशन दी होगी और टाइम के अकॉर्डिंग उसका इंटीग्रेशन करना, लिमिट दी होगी 0 to 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, तो चार्ज मिल जाएगा, टोटल चार्ज हमको मिल जाएगा। 0 to 2 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होगा वो हमको मिल जाएगा, क्लियर। तो ये मोस्ट IMP फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। ओके गाइस, तो इस टाइप से हमको ये करंट के इस चैप्टर में हमको फॉर्मूले डिस्कशन करने। सिंपल फॉर्मूला आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी आप जानते ही हैं। उसके बाद एवरेज का फॉर्म था आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ओके, एंड देन आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, क्लियर। और क्यू की जगह पर यहाँ पर एन ई बाई टी भी हम लिख सकते हैं। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ई मीन्स वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके गाइस, अब हम देखते हैं कंडक्टर की बात करते हैं। इन मेटालिक कंडक्टर द करंट इन ड्यू टू द मोशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होता है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण। मतलब अब बोलोगे सर अभी तो आपने कहा था कि करंट जो होता है पॉजिटिव चार्ज से फ्लो होता है। यस, ये राइट है, करंट फ्लो होता है पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के कारण, बट उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, क्लियर। तो हम कह सकते हैं मेटल के अंदर करंट कैसे फ्लो होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, क्लियर। इन इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन होता है आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें electrolyte solution the current in due to the motion of both positive and negative ions। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के कारण करंट फ्लो होता है और अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। आपने देखा होगा सेल का स्ट्रक्चर देखा होगा कि हमारे पास एक सेल है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और ये केमिकल है अंदर H2SO4। अब जब इसके अंदर H2SO4 में जैसे इलेक्ट्रोड डालते हैं तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अलग अलग होते हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करते हैं और सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है, क्लियर। वाइल इन सेमीकंडक्टर, अब सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। इन सेमीकंडक्टर करंट फ्लो होता है पार्टली द इलेक्ट्रॉन्स एंड पार्टली द होल्स। सेमीकंडक्टर में करंट इलेक्ट्रॉन और होल से फ्लो होता है, अभी हम डिस्कशन करेंगे सेमीकंडक्टर के अंदर, क्लियर। सेमीकंडक्टर में एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं बट फ्री नहीं होते हैं। अब उन इलेक्ट्रॉन को हमको एनर्जी देकर फ्री करवाना पड़ता है और फ्री करने से क्या होता है, उनके इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं जिससे बॉन्ड ब्रेक होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, होल्स बोलते हैं। होल इट मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है वहाँ पर इन द कोवेलेंट बॉन्ड, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ द करंट, क्लियर। तो सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो होता है किसके कारण, इलेक्ट्रॉन और होल्स के कारण। कंडक्टर में करंट फ्लो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो सर्किट में करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के अपोजिट डायरेक्शन से। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक कंडक्टर दिया हुआ है और कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया दिए हुए हैं। तो इसमें ऐसा बताया हुआ है कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से जितना चार्ज एंटर होगा, 4 कूलम अगर एंटर हुआ है तो यहाँ से 4 कूलम ही बाहर जाएगा। जितना चार्ज एंटर होगा उतना ही बाहर जाएगा। अगर यहाँ इस वायर की अगर 2 ब्रांच कर दी जाए तो यहाँ से 4 कूलम चार्ज एंटर हुआ तो यहाँ 3 कूलम और यहाँ 1 कूलम हो जाएगा, और अगर आगे जाने के बाद वापस दोनों को मिला दिया तो वापस 4 कूलम हो जाएगा। इसका मतलब किसी भी हालत में, किसी भी संजोग में ये जंक्शन है, उस जंक्शन पर आने वाला चार्ज और जंक्शन से दूर जाने वाले चार्ज ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्लियर।
तो इसका मतलब यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। चार्ज इज नेवर accumulated at any point in the conductor. The electric charge is neither created nor destroyed at any point in the conductor. This means that electric charge is conserved. Clear? इसका मतलब ये हो गया हम चार्ज को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। क्लियर? उसको आगे इसका मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे हैं, वो कंजर्व हैं, वो चार्ज का कंजर्व हैं। ओके, तो इस टाइप से हम इलेक्ट्रिक चार्ज का और इलेक्ट्रिक करंट का हमने डिस्कशन यहाँ पर कर लिया है। अब हम देखते हैं ओम्स लॉ। ओके गाइस, तो देखिए ओम्स लॉ। ओम जो साइंटिस्ट थे 1828 के अंदर, जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज सीमोन ओम, उन्होंने बताया था कि अगर वोल्टेज के वैल्यू में अगर चेंज करते हैं तो करंट चेंज होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि सपोज़ हम एक बैटरी ले लेते हैं, यहाँ पर हमारे व्हीकल के अंदर होती है वो बैटरी, एक बैटरी हम यहाँ पर ले लेते हैं, हमारे कार के अंदर है, बाइक के अंदर बैटरी है। सपोज़ ये जो बैटरी है सपोज़ 6 वोल्ट से 10 वोल्ट की होती हैं, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं सपोज़ ये 10 वोल्ट की बैटरी है। ओके, ये बैटरी का पॉजिटिव और बैटरी का नेगेटिव है। अब हमको क्या करना है कि हमारे राइट और लेफ्ट हैंड में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को पकड़ना है। राइट हैंड के अंदर पॉजिटिव जो टर्मिनल है उसको पकड़ते हैं और लेफ्ट हैंड के अंदर नेगेटिव टर्मिनल को पकड़ते हैं। 10 वोल्ट की बैटरी, तो क्या होगा? आप बोलोगे सर झटका लगेगा, शॉक लगेगा। नहीं, कोई करंट कोई झटका हमको नहीं लगेगा, और लगेगा तो भी एकदम स्मॉल अमाउंट में, जिसका कोई भी इफेक्ट हमारी बॉडी पर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब हमारी बॉडी का रेसिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है उस करंट की कंपेरिजन में। तो सपोज मैं बोल रहा हूँ कि आई इज इक्वल टू फ्लो हुआ है 0.2 एम्पियर, एग्जाम्पल नहीं तो इसका मतलब ये वोल्टेज कम है तो 0.2 एम्पियर करंट फ्लो हुआ है। ओके, अब हम क्या करें, हमारे घर के अंदर जो एसी करंट फ्लो हो रहा है उसका वोल्टेज कितना होता है? 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। अब चलो, अब उसके एक पॉजिटिव और उसका एक नेगेटिव, उसको पकड़ते हैं। राइट हैंड में नेगेटिव ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड में पॉजिटिव ले लेते हैं। अब क्या होगा? अब फैटल शॉक लगेगा, बहुत ज़ोर का झटका लगेगा, क्योंकि आई इज इक्वल टू 3 एम्पियर 4 एम्पियर फ्लो होगा यहाँ पर। इसका मतलब हमारी बॉडी का रेसिस्टेंस कम हो रहा है इस करंट के सामने। तो ओम ने यही तो कहा है, जैसे वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, यहाँ 10 वोल्ट है तो करंट कम फ्लो हुआ है, और वोल्टेज बढ़ाया है तो करंट का वैल्यू भी बढ़ गया है। तो सो V इज़ प्रोपोर्शनल टू I, यही तो ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ कोई फंडामेंटल लॉ नहीं है, सिर्फ लैब के अंदर हम जनरेट कर सकते हैं, बट उसकी कोई टर्म कंडीशन है तभी ओम्स लॉ यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ओम ने कहा था सर्किट में वोल्टेज इंक्रीज करने पर करंट का वैल्यू इंक्रीज होगा। कुछ सर्टेन मटेरियल के लिए ही होता है, कुछ मटेरियल्स के नहीं भी हो सकता है। ओके, तो ओम्स लॉ क्या देते हैं? रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज और करंट के बीच में ओम्स रिलेशन देते हैं। ओके, चलिए देखते हैं स्टेटमेंट, देखते हैं क्या है। अंडर डेफिनेट फिजिकल कंडीशन इट मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर। ये बोल रहे हैं कि कंडीशन कैसी होनी चाहिए? टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब रूम टेम्परेचर इट मीन्स 26 डिग्री सेल्सियस है तो उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। टेम्परेचर का अगर वेरिएशन ज़्यादा है, सपोज टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं टेम्परेचर हो गया 40 डिग्री 50 डिग्री हो गया, बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो गया, तो ओम्स लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। इसलिए बताया हुआ है डेफिनेट फिजिकल कंडीशन, द करंट आई flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across the two ends. This statement is called Ohm's law. Clear? तो बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है और दोनों कंडक्टर के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस V है, क्लियर, तो जो पोटेंशियल करंट I है, अगर हम I को चेंज करेंगे या वोल्टेज को चेंज करेंगे तो करंट का वैल्यू वहाँ पर बदलेगा दोनों एंड के बीच में। बट कंडीशन क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अकॉर्डिंग ओम्स लॉ I इज प्रोपोर्शनल टू V एंड वी कैन राइट V बाई I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर? अगर वोल्टेज चेंज कर रहे हैं तो करंट भी उसी अमाउंट में चेंज होगा। V इज इक्वल टू 2 वोल्ट है तो करंट I इज इक्वल टू 1। V इज इक्वल टू अगर हमने 4 वोल्ट कर दिया तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 हो गया है। ओके, V इज इक्वल टू 6 किया है तो I इज इक्वल टू 3 हो जाएगा।
V इज इक्वल टू अगर 8 वोल्ट किया है तो I इज इक्वल टू 4 एम्पियर हो जाएगा। क्लियर, इसका मतलब सेम अमाउंट में करंट इंक्रीज होगा, तो इसका जो रेशियो हम लेंगे R, V बाई आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो V बाई आर अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो इसका 2 आंसर आता है। V बाई आई इसका भी 2 आंसर आएगा, इसका भी 2 आंसर आएगा, इसका भी 2 आंसर आएगा। इसका मतलब V बाई आई कैसा बनना चाहिए, कांस्टेंट बनना चाहिए। इट मीन्स अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं तो करंट उसी अमाउंट में, उसी प्रोपोर्शंस में इंक्रीज़ होगा, तभी हम बोल सकते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू होगा। ओके, दीज कांस्टेंट रेशियो V बाई आई इज कॉल्ड रेसिस्टेंस, और इसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। रेसिस्टेंस का सिंबल इस टाइप का होता है, देखिए आपने पढ़ा है 10th के अंदर, इसको बोलते हैं R, रेसिस्टेंस। क्लियर, तो वायर के अंदर रेसिस्टेंस जो होते हैं वो रेसिस्टेंस और कुछ नहीं, ये रेसिस्टेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो रेंडमली मोशन सर्किट में करते हैं, उसको हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर, ओके, तो V बाई आई इज इक्वल टू आर, V इज इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लो हो गया। V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड, I मीन्स करंट फ्लोइंग इन द वायर, R मीन्स रेसिस्टेंस ऑफ द वायर। ओके, एंड द SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज वोल्ट अपॉन एम्पियर, रेसिस्टेंस का यूनिट होगा वोल्ट अपॉन एम्पियर। क्लियर, ये V है तो उसका यूनिट हो जाएगा वोल्ट, एंड A उसका एम्पियर, और R का यूनिट क्या होता है, ओम, उसको हम ओम बोलते हैं, ये उसका सिंबल होगा। क्लियर, ओके, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो 1 ओम का डेफिनेशन बता सकते हैं, किसी वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया में से 1 एम्पियर करंट अगर फ्लो हो रहा है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो वो रेसिस्टेंस क्या होगा, 1 ओम हो जाएगा। एट अ गिवन टेम्परेचर the resistance R not depends on material of the conductor but also on the dimensions of the conductor। यहाँ बता रहे कि जो रेसिस्टेंस का जो वैल्यू है, रेसिस्टेंस वो उस मटेरियल पर ही डिपेंड नहीं करता है, जबकि उस मटेरियल के डायमेंशन पर डिपेंड करता है। इसका मतलब रेसिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ मटेरियल, रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर किसी वायर का लेंथ इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, घटाएंगे, तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर, और क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज करेंगे तो रेसिस्टेंस चेंज हो जाएगा। एंड द रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। रेसिस्टेंस का उल्टा, अगर हम रेसिस्टेंस का उल्टा कर लेते हैं, 1/R अगर लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। क्लियर, ये ओनली फिजिकल क्वांटिटी है कंडक्टेंस। 1/R तो 1/ओम, देखिए ये ओम, 1/ओम, ओम को ऊपर ले जाएंगे तो ओम इन्वर्स होगा, OHM इन्वर्स होगा, और अगर उसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, महो। ये इस टाइप से ये ओम है, और अगर हम उसका उल्टा कर लेते तो क्या बन जाता है, महो बोलते हैं उसको, महो, मोह। क्लियर, ओके, आई और वी के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। अभी मैंने आपको बताया V बाई आई का जो रेशियो है कांस्टेंट रहेगा। अगर कांस्टेंट रेशियो रहेगा तो कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा ग्राफ। यहाँ क्या खास ध्यान देना है, I और V के बीच में अगर ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कैसा बनता है, अपने को स्ट्रेट लाइन मिलता है। क्लियर, ओके, अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना और टेम्परेचर अलग अलग लिए, देखिए हमने T1 और T2। तो जहाँ टेम्परेचर कम है, T1 कम टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर, तो ग्राफ देखिए ऊपर की तरफ गया है, ये देखिए यहाँ। क्लियर, ग्राफ ऊपर की तरफ गया, जहाँ टेम्परेचर कम होगा तो करंट का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर, देखिए। क्लियर, तो इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, समझना मेरी बात, अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें करंट का वैल्यू डिक्रीज़ हो जाता है। क्यों करंट का वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि अगर ये कंडक्टर है हमारे पास और अगर मैं इसको गर्म कर रहा हूँ तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके अंदर के जो आयन्स हैं, उसका रैंडमली मोशन बढ़ जाता है, और जब रैंडम मोशन बढ़ता है तो खुद रेसिस्टेंस बन जाते हैं। क्लियर, तो इसका मतलब करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, वहाँ पर कम हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर सर्किट में करंट डिक्रीज़ हो जाता है, तो इसलिए R2 का ग्राफ क्या हुआ, नीचे की तरफ ग्राफ दिया हुआ है। ओके, अभी हम यहाँ पर एक स्लोप बना देते हैं यहाँ से। अब स्लोप बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा आई, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वी। उसी टाइप से दूसरे में डेल्टा आई और डेल्टा वी बन जाएगा। क्लियर, तो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी का रेशियो क्या बनेगा, 1/R हो जाएगा। R इज इक्वल टू V बाई आई होता है, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो 1/R हो जाएगा, और 1/R को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। यहाँ पर यूनिट क्या होगा कंडक्टेंस का, ओम इन्वर्स हो जाएगा। ओके गाइस, ओम्स लॉ इज़ नॉट अ फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर। ओम्स लॉ नेचर का फंडामेंटल लॉ नहीं है, बनाया हुआ है, एक सर्टेन टेम्परेचर पर काम करेगा। ग्रेविटेशनल लॉ फंडामेंटल लॉ है,
न्यूटन्स लॉ भी फंडामेंटल लॉ है, कूलम्स लॉ इज ऑल्सो फंडामेंटल लॉ, क्लियर, और ओम्स लॉ फंडामेंटल लॉ नहीं है। ओके, अब क्या है, ओमिक डिवाइस क्या होता है, ऐसा डिवाइस जो ओम्स लॉ को ओबे करता है उसको ओमिक डिवाइस हम बोलते हैं, और नॉन ओमिक डिवाइस जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, जैसे सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, सेमीकंडक्टर में हमको टेम्परेचर देना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। सेमीकंडक्टर में जब हम टेम्परेचर देंगे तो उसका रेसिस्टेंस चेंज होगा और उसमें करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो सेमीकंडक्टर में नॉन ओमिक डिवाइस का हम यूज़ करते हैं। ओके, अब हमने देखा है कि रेसिस्टेंस इज़ प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेसिस्टेंस जो है वो लेंथ पर डिपेंड करता है, उस वायर के डायमेंशन पर डिपेंड करता है, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस मटेरियल पर डिपेंड करता है। जैसे एल्यूमिनियम है उसका रेसिस्टेंस अलग होगा, कॉपर का रेसिस्टेंस अलग होगा यहाँ पर। ओके, तो इसको हम प्रूव करते हैं कि रेसिस्टेंस लेंथ पर कैसे डिपेंड करता है, वो हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमको एक ब्लॉक दिया हुआ है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और उसका लेंथ है एल, और इसके इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वी, और उसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। ठीक है, चलिए अब हम ऐसे दो ब्लॉक ले लेते हैं और दोनों ब्लॉक को सीरीज़ कनेक्शन में लगा देते, एक के बाद एक लगा देते। तो क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है दोनों का, क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो गया, लेंथ क्या हो गया, डबल हो गया लेंथ। ओके, देखिए हमने लेंथ को डबल कर दिया, पहले लेंथ एल था, अब लेंथ कितना कर दिया, 2L कर दिया। यहाँ पर लेंथ 2L कर दिया तो दोनों के अंदर करंट कितना फ्लो होगा, आई करंट फ्लो होगा, क्योंकि मैंने बताया इस एंड से जितना करंट अंदर जाएगा उतना ही करंट यहाँ से बाहर निकलेगा, तो करंट आई हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 2V हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, लेंथ बढ़ गया, पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो गया है। ओके, तो इसका रेसिस्टेंस का फॉर्मूला R इज इक्वल टू V/I। चलिए अब दोनों को कॉम्बिनेशन करते हैं, दोनों का कंबाइन कर दिया तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, RC इज इक्वल टू V/I, जनरल फॉर्मूला। वोल्टेज, दोनों का वोल्टेज क्या होगा, डबल हो गया ना, सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज बढ़ जाता है। ओके, वोल्टेज यहाँ पर, तो इसका वोल्टेज V था और सीरीज़ में V और V 2V हो जाएगा, तो वोल्टेज यहाँ हो गया 2V, करंट सेम है I, तो V/I क्या बन गया, R बन गया। तो देखो रेसिस्टेंस क्या हो गया, डबल हो गया यहाँ पर। इट मीन्स ये क्लियर हो गई यहाँ बात कि अगर लेंथ हम डबल करते हैं, है ना, किसी वायर का लेंथ इंक्रीज करने पर रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, लेंथ डबल करेंगे तो रेसिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो हम इसको लिख सकते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू L लिख सकते हैं। ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करते हैं, सेम वैसा ही। तो देखिए यहाँ पर हमने वापस एक ब्लॉक ले लिया है यहाँ पर। ओके, इसका लेंथ L है, दोनों एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहाँ पर V है पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर। क्रॉस सेक्शन एरिया A है, इसका करंट फ्लो हो रहा है I। अब ऐसे क्रॉस सेक्शन एरिया ए था, अब हमको क्या करना, A/2 क्रॉस सेक्शन एरिया वाले दो ब्लॉक ले लो। देखो यहाँ पर फिगर में दिया हुआ A/2 और A/2 क्रॉस सेक्शन एरिया, दो ब्लॉक ले लिए, दोनों ब्लॉक को एक के ऊपर एक रखना है, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा देना है। तो ब्लॉक अगर का क्रॉस सेक्शन एरिया आधा हो गया ना, आधा हो गया तो उसमें करंट भी आधा हो जाएगा। आप बोलोगे सर कैसे, अगर हमारे पास ये कंडक्टर हैं, इस कंडक्टर में 100 इलेक्ट्रॉन है और इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया हम आधा कर दें तो इलेक्ट्रॉन आधे हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे ना, आधे इलेक्ट्रॉन उसमें चले गए। तो यहाँ पर करंट क्या हो गया, हाफ हो गया यहाँ पर करंट। पोटेंशियल दोनों पर सेम रहेगा, लेंथ दोनों का सेम है। ओके, तो इसका रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू V/I है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स RC इज इक्वल टू V/I। V सेम है इसमें, I क्या हो गया, करंट I/2 हो गया है, 2 को ऊपर ले जाओ, 2V/I, V/I R हो गया इसका मतलब। तो हमने क्या किया था, हमने किया है क्रॉस सेक्शन एरिया को हाफ किया इस कंडीशन में। पहले क्रॉस सेक्शन एरिया A था तो रेसिस्टेंस R था, अब क्रॉस सेक्शन एरिया A/2 कर दिया है तो रेसिस्टेंस क्या हो गया, 2R हो गया यहाँ पर। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया is proportional to 1/R. It means resistance of the wire and cross sectional area of the wire both are inversely proportional to the each other. Okay, and R is inversely proportional to the cross sectional area, so we can write R is proportional to L/A. Clear? What is R? R is equal to rho L/A. Clear? तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, R is proportional to L/A, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा यहाँ पर। रो इज़ कॉल्ड रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। रो मतलब मटेरियल की रेसिस्टिविटी हम बोलते हैं, क्लियर। इट डिपेंड्स ऑन, ये जो रेसिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर।
मटेरियल पर डिपेंड करेगी, कंडक्टर कौन सा मटेरियल का बना हुआ है। टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रो चेंज हो जाएगा। प्रेशर अगर चेंज करेंगे तो रो चेंज हो जाएगा। ओके, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के डायमेंशन पर रो डिपेंड नहीं करता है। जैसे देखिए यहाँ पर, क्लियर। और रो का यूनिट हम देख लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा, रो इज इक्वल टू RA/L, तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर स्क्वायर बाई मीटर, तो क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। ओके, और जब हम इसका डायमेंशनल फार्मूला बनाएंगे तो डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा M1 L3 T-3 A-2। क्लियर। ओके, अब आते हैं वापस, रो का वैल्यू कंडक्टर के मटेरियल पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और प्रेशर पर डिपेंड करता है। प्रेशर चेंज करेंगे तो रो चेंज होगा। जैसे हम देखते हैं कॉपर की रेसिस्टिविटी 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर है। तो कॉपर का लेंथ कितना भी हो, सपोज हमारे पास एक कॉपर का वायर है 10 सेंटीमीटर का, तो उसकी भी रेसिस्टिविटी उतनी ही होगी। और अगर दूसरा वायर है हमारे पास 100 सेंटीमीटर का, तो उसकी रेसिस्टिविटी उतनी ही रहेगी। इसका मतलब रेसिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल डज नॉट डिपेंड ऑन द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। हाँ, रेसिस्टेंस डिपेंड करता है डायमेंशन पर, क्योंकि अगर वायर छोटा है तो उसमें कम इलेक्ट्रॉन होंगे और वायर बड़ा है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे उतना रेसिस्टेंस वहाँ पर डिपेंड करेगा उसके ऊपर। तो एक खास हमको ध्यान में रखना है। क्लियर। ओके, इसका यूनिट हमने बना दिया है, यहाँ पर ये यूनिट बन गया उसका। R इज इक्वल टू ρL/A, ये फॉर्मूला है रेसिस्टिविटी का, हमने देखा अभी। ओके, V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ है। क्लियर। अब यहाँ पर क्या करते हैं, R की जगह रेसिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो। R इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR, R की जगह ρL/A कर दिया। ओके, अब देखना यहाँ पर I/A, ये जो I/A है उसको मैंने J लिखा है, यहाँ पर एक नया सिंबल फिजिकल क्वांटिटी ली, J। क्लियर। और J को क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का मतलब करंट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया में जो करंट फ्लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी हम बोलते हैं। क्लियर। ओके, जैसे देखिए मैं आपको समझाऊं कि हमारे पास अगर ये वायर है तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर, तो इसका मतलब इस पूरे वायर का एवरेज करंट है 10 एम्पियर। अब मैं आपको कहूँ कि वायर के अंदर एक स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेता हूँ मैं DA, इसमें कितना करंट फ्लो होगा, तो इसको हमको करंट डेंसिटी से निकालना पड़ेगा। J इज इक्वल टू I/A, टोटल करंट 10 एम्पियर डिवाइडेड बाई टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो जो मिलेगा वो करंट डेंसिटी हमको मिल जाएगी। इसका मतलब किसी कंडक्टर में स्मॉल एरिया में से जो करंट फाइंड करना होता है तो उसमें करंट डेंसिटी हम यहाँ पर देखते हैं। ओके गाइस, देखते हैं यहाँ पर अब कि ये वायर है हमारे पास, कंडक्टर है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, बैटरी कनेक्ट कर लिए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ, करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो होगा, करंट डेंसिटी उसी डायरेक्शन में होगी। याद रखना J भी उसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि J इज इक्वल टू क्या होता है, I/A होता है, करंट डेंसिटी। क्लियर। वायर का लेंथ क्या है, L है हमारे पास। ओके, तो हमारे पास जो ये V इज इक्वल टू J ρL है ना, I/A को हमने J बोल दिया है और ρL बच गया, तो फॉर्मूला नया बन गया, V इज इक्वल टू J ρL। याद रखना है वायर के लिए V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है ना, बिटवीन टू एंड्स ऑफ द वायर। V इज इक्वल टू J ρL, J मीन्स करंट डेंसिटी, रो मीन्स रेसिस्टिविटी, L मीन्स लेंथ ऑफ द वायर। ओके, और V इज इक्वल टू J ρL, V इज इक्वल टू EL, V की जगह मैंने EL लिखा है क्योंकि V इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है कैपेसिटर के अंदर, V इज इक्वल टू ED, E मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और D मीन्स डिस्टेंस। ओके, तो E से यहाँ पर L से L कैंसिल हो जाएगा, E बचेगा, E इज इक्वल टू J ρ, याद रखना है। ओके, और डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म में वेक्टर E इज इक्वल टू रो वेक्टर J। क्लियर। J इज इक्वल टू E/ρ एंड 1/ρ को हम बोलते हैं सिग्मा। क्लियर, नया सिंबल यहाँ पर मिला है, इसके अंदर बहुत सारे फार्मूले हैं, याद रखना है। J इज इक्वल टू 1/ρ इज इक्वल टू सिग्मा E, और इस सिग्मा को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ दैट मटीरियल। सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ, 1/ρ को हमने सिग्मा एज्यूम किया है, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। ओके, एंड सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ, 1/ρ, रो का यूनिट क्या है, ओम मीटर। ओम को जब ऊपर लेंगे ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम का उल्टा करेंगे महो मीटर इनवर्स, महो मीटर इनवर्स, और महो को क्या बोलेंगे, सीमेन मीटर इनवर्स, और उसका सिंबल हो जाएगा
एस एम हो जाएगा। ओके गाइज, तो याद रखना है आई मीन्स करंट होता है वी बाई आर, क्लियर। ओके, रो मीन्स रेसिस्टिविटी, सिग्मा इज कंडक्टिविटी। ओके गाइज, तो इस टाइप से हम इलेक्ट्रिक करंट और ओम्स लॉ का हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है। ओके, थैंक यू।